ऑनलाइन अध्यापन में गोविंद नगर एमपीएस अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय मल्हार पश्चिम से मैं संदीप शिंदे आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, अब हमने जो पिछले कुछ कक्षाओं में पाठ में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे काल और काल के भेद। तो आज हम व्याकरण के आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो प्रथम हम चर्चा करेंगे आज सहायक क्रिया पे, और उसके बाद हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। परंतु सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया शुरू करने से पहले हम थोड़ा सी चर्चा किस बारे में करेंगे? क्रिया के बारे में। ओके, तो हम प्रथम देखते हैं क्रिया। बच्चों, यहाँ पे एक आपको वाक्य नजर आ रहा है, कल मैं पुणे। अब यहाँ से इस वाक्य से आपको क्या बोध हो रहा है? आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वाक्य पूर्ण नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कल मैं पुणे। अगर मैं आपसे कहता हूँ कल मैं पुणे, तो इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आऊंगा, जाऊंगा, कुछ भी यहाँ पे हमें बोध नहीं होता है। तो इस वजह से हमें अगर कोई भी वाक्य पूर्ण करना है तो उसमें क्रिया का होना अनिवार्य है। क्रिया का होना वहां पे अनिवार्य है। तो अगर हम यहाँ पे क्रिया जोड़ते हैं तो वाक्य क्या बनता है? कल मैं पुणे जाऊंगा। तो इस वाक्य से हमें पूर्ण अर्थ मिलता है। कल मैं पुणे जाऊंगा। क्या करूंगा? मैं पुणे जाने वाला हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कल मैं पुणे जाऊंगा। क्रिया शब्द का अर्थ है करना। क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जिस पद से कुछ करने का बोध होता है, ओके, जिसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, ओके, एक्शन कहते हैं। तो वही हमें हिंदी में क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। जिस पद से हमें कुछ करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। अथवा अगर हम सरल शब्दों में से जानने की कोशिश करें तो ये है, वाक्य का अर्थ पूर्ण करने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। किसी भी वाक्य का जो अर्थ है उसे पूर्ण करने वाला जो अर्थ होता है या पूरा करने वाला जो शब्द होता है उससे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, कल मैं पुणे, यहाँ पे हमें पूर्ण अर्थ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने वहां पे जाऊंगा ये क्रिया जोड़ी और उस वाक्य का हमें पूर्ण अर्थ मिल गया। अब हम एक बार संयुक्त क्रिया भी देख लेते हैं। प्रत्येक वाक्य में विशिष्ट अर्थ का बोध करने के लिए दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। कभी कभी वाक्य में, जैसे हमने कल मैं पुणे जाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ क्या एक ही क्रिया है, पर कभी कभी वाक्यों में दो या दो से ज्यादा भी क्रियाएं होती हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं, वो भी भिन्नार्थक मतलब अलग अलग अर्थ वाले क्रियाएं अगर वहां पे होंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। वाक्य का अर्थ पूर्ण करने की जिम्मेदारी जब मुख्य क्रिया नहीं निभा सकती, जब मुख्य क्रिया जो होती है वो अगर वाक्य का अर्थ पूर्ण ना कर पाए। अब जहाँ यहाँ पे कल मैं पुणे जाऊंगा, यहाँ पे अर्थ पूर्ण हो चुका है, परंतु कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे अर्थ पूर्ण नहीं हो पाता है। उस समय हमें और एक क्रिया वहां पे जोड़नी पड़ती है, उसके साथ लिखनी पड़ती है। तो हम दो से अधिक क्रियाएं वहां पे प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे वाक्य का अर्थ पूर्ण करने की जिम्मेदारी जब मुख्य क्रिया नहीं निभा सकती, तब जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होती है वो वाक्य का भाव अथवा अर्थ स्पष्ट कराती है। तो जो मुख्य क्रिया होती है उसके बाद जो क्रिया आती है वो क्या करती है? उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करती है, वाक्य को पूर्ण करती है। कभी कभी दो क्रियाएं प्रयोग में लाने के बाद भी हमें अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, तो हम और एक क्रिया का भी प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया के साथ आने वाली क्रिया वाक्य के अर्थ को पूर्ण रूप से समझने में सहायता कराती है। जो उसके साथ हम और क्रियाएं जोड़ते हैं तो वहां पे हमें क्या बोध होता है? हमें पूर्ण अर्थ वाक्य का मिल पाता है। तो ये थे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थक क्रियाएं
आती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। और क्रिया का अर्थ है जो भी एक्शन होता है, जैसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, वर्ब, वैसे ही जो भी क्रिया या जो वाक्य का पूर्ण अर्थ हमें प्रदान करे उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं सहायक क्रिया, जो आज का हमारा बिंदु है। अब यहाँ पे देखिए कुछ वाक्य हमने यहाँ पे लिखे हैं, हम इन्हें पहले पढ़ लेते हैं। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस, बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस, दुष्ट लोग थोड़ा धन पाकर भी इतराने, प्रतिदिन समय पर अपना काम किया, वह अपनी जमा पूंजी भी गवा, आप हमारे घर में कुछ ना पा, करामत अली सुनकर खामोश रह, उसका अनुभव हमने कर, चाची माँ के पास चली, बच्चे रेत का घर बनाने में जुट। और अंतिम वाक्य, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने 10 वाक्य देखे हैं, परंतु आपको ये वाक्य देखने के बाद, उसे पढ़ने के बाद पूर्ण अर्थ का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, पूर्ण अर्थ आपको पता नहीं चल पा रहा है। आपको कुछ ये वाक्य अधूरे अधूरे से लग रहे हैं, ये पूर्ण नहीं लग रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा था आपको, क्रिया का होना अनिवार्य है। इन वाक्यों में क्रिया भी है, परंतु फिर भी इन वाक्यों के अर्थ हमें पूर्ण रूप से नहीं समझ पा रहे हैं। ये फिर भी क्रिया होने के बावजूद ये वाक्य हमें अधूरे अधूरे से ज्ञात होते हैं। तो इस ऐसे वक्त में या ऐसे वाक्यों में हमें क्या आवश्यक होता है, इसके साथ और एक क्रिया को जोड़ना। जब हम क्रिया के बाद में और एक क्रिया जोड़े और हमें पूर्ण वाक्य का अर्थ प्राप्त हो, पूर्ण अर्थ प्राप्त हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। अब इन वाक्यों के आगे हम सहायक क्रिया जोड़ के अर्थ पूर्ण प्राप्त होता है या नहीं होता है वो देखते हैं। देखिए ये फिर से में वही वाक्य हैं, बस यहाँ पे हमने क्या किया है कि सहायक क्रिया को जोड़ दिया है, मतलब और एक क्रिया के साथ और एक क्रिया हमने जोड़ दी है ताकि हमें वाक्यों का पूर्ण अर्थ प्राप्त हो सके। तो अब हम वाक्य देखते हैं। पहले हमारा जो वाक्य था वो था बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस। तो यहाँ से हमें इस वाक्य का अर्थ का ज्ञान नहीं हो पा रहा था, पूर्ण अर्थ प्राप्त नहीं हो पा रहा था। हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, रहे, क्या जोड़ा है अभी, रहे हैं। तो हमें हमारा वाक्य क्या बनता है, बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया है कि बादल जो है वो पृथ्वी के नजदीक आ गए हैं और अब बरस रहे हैं। तो हमें वाक्य से पूर्ण अर्थ प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमने रहे यानी रहना यह क्रिया यहाँ पे जोड़ी है, प्रयोग में लाई है, तब जाके हमें इस वाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ है। दूसरा वाक्य था, दुष्ट लोग थोड़ा धन पाकर भी इतराने। यहाँ तक हमारा वाक्य था जिससे हमें अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा था। हमने यहाँ पे सहायक क्रिया कौन सी जोड़ दी है, एक क्रिया जोड़ी है, लगना, मतलब लगते, जिससे हमें इस वाक्य का भी पूर्ण अर्थ प्राप्त हो रहा है। दुष्ट लोग थोड़ा धन पाकर भी इतराने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, इतराने लगते हैं। अब जाके हमें इस वाक्य का भी पूर्ण अर्थ प्राप्त हुआ है। प्रतिदिन समय पर अपना काम किया करो। पहले हमारा वाक्य सिर्फ किया तक था, प्रतिदिन समय पर अपना काम किया, तो हमें अर्थ प्राप्त नहीं हुआ। हमने यहाँ पे एक क्रिया जोड़ दी, करो, मतलब करना, मूल रूप क्या है उसका, करना। तो यहाँ पे करो, तो प्रतिदिन समय पर अपना काम किया करो, यहाँ पे हमें इससे पूर्णार्थ प्राप्त हुआ। वैसे ही वह अपनी जमा पूंजी भी गवा बैठा। पहले हमारा वाक्य था वह अपनी जमा पूंजी भी गवा, तो हमने यहाँ पे एक और क्रिया जोड़ दी, बैठा, तब जाके हमें पता चला वाक्य का पूर्णार्थ प्राप्त हुआ, वह अपनी जमा पूंजी भी गवा बैठा। आप हमारे घर में कुछ ना पा सकेंगे।
अब देखिए यहाँ पे पा भी एक क्रिया है, पाना, पर वहां से हमें अर्थ प्राप्त नहीं हो पाया, तो हमने और एक क्रिया जोड़नी पड़ी, हमें सकेंगे यानी सकना। आप हमारे घर में कुछ ना पा सकेंगे। जब हमने और एक क्रिया जोड़ी, मतलब सहायता के लिए एक क्रिया जोड़ दी, तब जाके हमें क्या हुआ, उसका पूर्ण अर्थ प्राप्त हुआ। आप हमारे घर में कुछ ना पा सकेंगे, मतलब आपको हमारे घर में कुछ भी नहीं मिल पाएगा। करामत अली सुनकर खामोश रहो, ये हमारा पहला वाक्य था। अब हमने यहाँ पे एक क्रिया जोड़ दी, गया, तो हमारा वाक्य बन गया करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसका अनुभव हमने कर, इससे हमें कोई अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा था, तो हमने वहां पे जोड़ा लिया, मतलब लेना। उसका अनुभव हमने कर लिया, अब जाके हमें इस वाक्य का भी अर्थ प्राप्त हुआ है। वैसे ही चाची माँ के पास चली, फिर हमने वहां पे जोड़ा आई, और हमें वाक्य का पूर्ण अर्थ प्राप्त हुआ, चाची माँ के पास चली आई। आप वहां पे गई भी जोड़ सकते हैं, चाची माँ के पास चली गई, तो भी उसका पूर्ण अर्थ हमें प्राप्त होगा। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए, बच्चे रेत का घर बनाने में जुट, यहाँ तक हमारा पहले वाक्य था। अब हमने उसके आगे एक जोड़ दिया है गए, तो हमारा पूर्ण वाक्य बन गया बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए, मतलब बच्चे रेत का घर बनाने लगे, तो यहाँ से हमें पूर्ण अर्थ प्राप्त हुआ। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, टैक्सी कहाँ दौड़ पड़ी, पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। जब हमने दौड़ तक वो वाक्य लिखा था, तब हमें इस वाक्य का पूर्ण अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे एक और क्रिया जोड़ी, पढ़ी, तब जाके हमें इस वाक्य का पूर्ण अर्थ प्राप्त हुआ कि टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी है। अब हम सहायक क्रिया की परिभाषा देखते हैं। काल का बोध कराने वाले क्रिया पद को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मतलब जो मुख्य क्रिया होती है, उसकी सहायता के लिए जो और एक क्रिया हम लगाते हैं, कि अगर मुख्य क्रिया से हमें पूर्ण रूप से वाक्य का अर्थ प्राप्त ना हो, उसके लिए हम एक और क्रिया जोड़ते हैं, वो उसकी सहायता के लिए होती है। जो मुख्य क्रिया है उसकी सहायता के लिए हम एक और जो क्रिया जोड़ रहे हैं, तब जाके हमें वाक्य का पूर्ण अर्थ प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। अन्य शब्दों में इसे देखते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं सहायक का अर्थ है सहायता करना। जो सहायता करने के लिए जो क्रिया आती है, मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए जो क्रिया आती है, उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। ये इसकी परिभाषा थी। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए। नगर, नगर हो गया, वो नागर जी है। नागर जी आप लिखते रहिए। अगर हम ये वाक्य को नागर जी आप लिखते यहाँ तक ही पढ़ेंगे, तो हमें इस वाक्य से कुछ भी अर्थ प्राप्त नहीं हो पाता है। हमें बताना है कि आप ये जो काम है इसे जारी रखिए, तो हम क्या कहेंगे, नागर जी आप लिखते रहिए। मतलब हमने लिखते ये भी एक क्रिया है, और रहिए ये भी एक क्रिया है, लेकिन लिखते जो क्रिया है उसके सहायता के लिए हमने रहिए ये क्रिया यहाँ पे जोड़ दी है। रहिए मीन्स रहना, तो ये क्रिया जब जोड़ी तब जाके हमें इस वाक्य का पूर्ण अर्थ प्राप्त हुआ है। मंजली भाभी कमरे में जाकर रोने लगेगी। ओके, मंजली भाभी कमरे में जाकर रोने लगेगी। रोने ये भी एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक और क्रिया इसके साथ जोड़ दी, लगेगी, तब जाके इस वाक्य का हमें पूर्ण अर्थ प्राप्त हुआ। सोनाबाई की लड़की कथकली पर नृत्य करने लगी। कथकली पर नृत्य करने लगी। करना ये भी एक क्रिया है, लगना ये भी एक क्रिया है। तो यहाँ पे करना जो क्रिया है, मतलब यहाँ पे हमने क्या है उसका प्रयोग किया है करने। करने के साथ हमने क्या जोड़ा, लगी, तब जाके इस वाक्य का अर्थ हमें पूर्ण ज्ञात होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बच्चों हमें एक बात समझ में आ गई है कि जब क्रिया, देखो क्रिया तो एक अनिवार्य है, वाक्य में क्रिया आना अनिवार्य है, उसके बिना कोई भी वाक्य नहीं बन सकता। परंतु क्रिया के साथ साथ कभी कभी हमें सहायक क्रिया
जोड़नी पड़ती है। सहायक क्रिया क्यों जोड़नी पड़ती है? ताकि क्रिया अगर पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करती हो वाक्य का, तब हमें सहायक क्रिया को जोड़ के अर्थ प्राप्त करना पड़ता है। तो आपको सहायक क्रिया की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। सहायक क्रिया संबंधी मुख्य बातें, कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको कभी भी ध्यान में रखनी है। अब वो क्या क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। प्रथम, सहायक क्रिया का स्थान वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद अर्थात अंत में होता है। याद रखिएगा, सहायक क्रिया जो होती है वो मुख्य क्रिया के बाद में ही आनी चाहिए। सहायक क्रिया कभी भी मुख्य क्रिया के पहले नहीं आती है। कब आती है वो? सहायक क्रिया कभी भी मुख्य क्रिया के बाद में ही आती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि वाक्य के अंत में जो आता है, जो शब्द हम प्रयोग में लाते हैं, वो होती है सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में जो अंत में आएगा वो क्या रहेगा? सहायक क्रिया कहलाएगी, और वो मुख्य क्रिया के पहले भी नहीं आ सकती। वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता है। वाक्य जो होते हैं उसमें जो सहायक क्रिया आती है, आप उसको किसी भी काल में प्रयोग में ला सकते हैं। वर्तमान, भूत, भविष्य, या इसके जो उपभेद हैं, सामान्य भविष्य, सामान्य भूत, या सामान्य वर्तमान, या हेतु हेतुमद भूत, आप किसी भी काल में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो बातें देख ली, मुख्य क्रिया के बाद ही सहायक क्रिया आनी चाहिए या वाक्य के अंत में ही आती है। दूसरा, हम इसका प्रयोग किसी भी काल में कर सकते हैं। तीसरा, कुछ वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जोड़ने पर ही वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलता है। जैसे मैंने प्रथम पहले जब शुरुआत की तब एक वाक्य मैंने पढ़ा था, मैं कल पुणे जाऊंगा। तो इस वाक्य में हमें सहायक क्रिया की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे क्रिया से ही हमें पूर्ण अर्थ प्राप्त हो चुका था। परंतु कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, जैसे हमने उसके बाद में उदाहरण देखे, वहां पे हमें ये पता चला कि क्रिया पूर्ण रूप से अर्थ प्रदान नहीं करती है। तो उस समय में हमें उसके साथ सहायक क्रिया जोड़ के ही पूर्ण अर्थ प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जोड़ने पर ही वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलता है। क्रिया के साथ हम सहायक क्रिया जोड़ते। हेलो, एक सेकंड, शिंदे सर, अनम्यूट करा ना तुम्ही? हाँ, हेलो सर, हेलो। 2 मिनिट सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओहो, मी करतोय। ओके सर। मुख्य क्रिया का होना अनिवार्य। सर स्क्रीन दिसते है ना पीपीटी? हो सर। ओके हाँ। सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना अनिवार्य। जैसे हमने अभी देखा था कि मुख्य क्रिया के बाद में ही सहायक क्रिया आती है, वैसे ही सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। पांचवा, सहायक क्रिया और मूल क्रिया के बीच केवल नहीं अथवा न शब्द ही आ सकता है। इसके अतिरिक्त कोई और शब्द नहीं आ सकता। देखिए बच्चों, जब हम क्रिया और सहायक क्रिया जोड़ते हैं, उस समय उनके बीच में सिर्फ 2 शब्द आ सकते हैं। वो 2 शब्द कौन से हैं? एक नहीं आ सकता है या न आ सकता है। उसके क्रिया के मध्य में नहीं आ सकते। ध्यान दीजिएगा, कौन से 2 शब्द आ सकते हैं? एक नहीं और एक न। इसके अलावा कोई भी ऐसे शब्द नहीं है जो क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में आएंगे। इसके उदाहरण हम देखते हैं। उनके हृदय में करुण रस समा न सका। यहाँ पे देखिए, समा जो है वो मुख्य क्रिया है और सका जो है वो सहायक क्रिया है। समा, समाना, सका, सकना। ओके, तो इनके बीच में एक शब्द हम देख रहे हैं, वो क्या है? न। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? जैसे मैंने पहले ही बताया, नहीं और न का ही हम प्रयोग इनके बीच में कर सकते हैं।
अथवा कोई और शब्द यहाँ पे नहीं आएगा। तो हमारा वाक्य था, उनके हृदय में करुण रस समा न सका। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वो समाज सेवक निर्दोष लोगों की सहायता के लिए सीना तानकर खड़ा नहीं हुआ। जो समाज सेवक था वो लोगों की सहायता के लिए सीना तानकर खड़ा नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए आप, हमने खड़ा एक क्रिया है, हुआ एक और क्रिया है जो सहायक क्रिया है, और खड़ा जो है मुख्य क्रिया है। इनके बीच में सिर्फ एक शब्द हमने प्रयोग किया है, वो है नहीं। इसके अलावा दूसरा कोई और शब्द आएगा तो वो न आ सकता, और उसके अथवा कोई और शब्द यहाँ पे हम प्रयोग में नहीं ला सकते। तो हम फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सहायक क्रिया और मूल क्रिया के बीच में नहीं अथवा न का ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई और शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकते। अगला बिंदु देखते हैं हम। यदि वाक्य का अंत है, था, थी और थे से होता है तो उसे सहायक क्रिया नहीं मानेंगे। देखो, जैसे हमने प्रथम जो हमने बिंदु वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद अंत में होता है, परंतु अगर वाक्य का अंत है, था, थी और थे से होता है तो हम इसे सहायक क्रिया नहीं मानते हैं। ये सहायक क्रिया नहीं कहलाती। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं तो उसकी सजा उसे से दी गई है। किससे दी गई है? लाठियों से दी गई है। इस वाक्य में अंत में कौन सा शब्द आया है पद आया है, हे शब्द आया है, परंतु ये सहायक क्रिया नहीं है। यहाँ पे हेलो शिंदे सर। हो रहा है यहाँ पे आप लोगों को नेटवर्क का इशू है। ओके, हम अगला उदाहरण देखते हैं। इस प्रभाव का अनुभव मैं कर सकता था। यहाँ पे सकता जो है सहायक क्रिया है और जो कर है वो क्या है, मुख्य क्रिया है। था जो है उसे हम क्रिया सहायक क्रिया नहीं कहेंगे। राधा एक ही बात की रट लगाती थी। राधा जो है वो एक ही बात की रट लगाती थी। यहाँ पे थी से इस वाक्य का अंत हुआ है, परंतु थी जो शब्द है उसे हम सहायक क्रिया नहीं कहेंगे। सहायक क्रिया क्या रहेगी यहाँ पे, लगाती, और मुख्य क्रिया रहेगी रट। अहिंसा के मार्ग से यह प्रश्न हल हो सकते थे। तो यहाँ पे इस वाक्य का भी अंत जो हुआ है वो है थे शब्द से हुआ, परंतु हमने जैसे देखा है कि थे जो है उसे हम सहायक क्रिया नहीं कह सकते। तो यहाँ पे सहायक क्रिया जो है सकते हैं और मुख्य क्रिया जो है वो है हो। तो ये जो हमने छठा बिंदु देखा वहां पे हमें ये ज्ञात हुआ है कि है, था, थी और थे से जिन वाक्यों का अंत होता है उसमें इन शब्दों को हम सहायक क्रिया नहीं मानते। ये सहायक क्रिया नहीं कहलाती। इनके जो पहले वाला जो शब्द रहता है वो सहायक क्रिया कहलाता है। बाकी सभी वाक्यों में अंतिम शब्द जो रहेगा, अंतिम जिससे होगा, जिस शब्द से, उसे हम सहायक क्रिया कहेंगे। यहाँ पे हम और कुछ उदाहरण देखते हैं। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। यहाँ पे मुख्य क्रिया कौन सी है, जुट आई है, और उसका मूल रूप जो है वो है जुटना। उसमें उसी वाक्य में सहायक क्रिया है गए, जिसका मूल रूप है जाना। यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो। यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो। यहाँ पे मुख्य क्रिया है कर,
जो सहायक क्रिया के पहले आ रही है। आप ध्यान दीजिए, जो काले मोटे अक्षरों में हमने लिखे हैं वो है सहायक क्रिया और उसके पहले वाला जो शब्द है वो है मुख्य क्रिया। तो काले मोटे अक्षरों में दूसरे वाक्य में कौन सा शब्द लिखा है हमने? दो लिखा है और उसके पहले है कर। तो कर है मुख्य क्रिया जिसका मूल रूप है करना और सहायक क्रिया यहाँ पे है दो जिसका मूल रूप है देना। आंखों में आंसू उतर आए। तो सहायक क्रिया हमारी है आए, तो उसके पहले वाला शब्द है उत्तर, उतर। तो मुख्य क्रिया हो गई हमारी उतर और उसका मूल रूप है उतरना। सहायक क्रिया है आए और उसका मूल रूप है आना। नागर जी आप लिखते रहिए। यहाँ पे मुख्य क्रिया कौन सी है? लिखते, जिसका मूल रूप होता है लिखना। सहायक क्रिया है रहिए और इसका मूल रूप है रहना। सोनाबाई की लड़की कथकली नृत्य करने लगी। यहाँ पे लगी के पहले शब्द है करने, तो मुख्य क्रिया हो गई करने जिसका मूल रूप होता है करना। सहायक क्रिया है लगी, इसका मूल रूप होता है लगना। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। तो मुख्य क्रिया हो गई दौड़, जो अंतिम शब्द के पहले आई है, इसलिए वो मुख्य क्रिया दौड़, उसका मूल रूप होता है दौड़ना। सहायक क्रिया है पढ़ी और उसका मूल रूप होता है पढ़ना। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। यहाँ पे अंतिम जो शब्द है वो है गया, उसके पहले शब्द आ रहा है रहा, तो मुख्य क्रिया है यहाँ पे रह हो गया है वो है रहा और उसका मूल रूप होता है रहना। मुख्य रूप क्या है? रहा। उधर रह हो गया है, उसे हमें बदलना है, वो है रहा और उसका मूल रूप है रहना। यहाँ पे सहायक क्रिया है गया। यहाँ पे हेलो सर, आवाज आ रही है यस सर, सर? यस हाँ, सर, यस सर, यहाँ पे यस। ओके। यहाँ पे जो मुख्य सहायक क्रिया है वो है गया और मूल रूप है जाना। रूपा घटना स्थल पर आ पहुंची। रूपा कहाँ पहुंची? घटना स्थल पे आ पहुंची। तो यहाँ पे जो पहुंची है वो है सहायक क्रिया जिसका मूल रूप है पहुंचना और यहाँ पे मुख्य क्रिया है आ और उसका मूल रूप है आना। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा जितने हमारे शब्द थे, काले मोटे अक्षरों में जो शब्द लिखे गए थे वो अंतिम शब्द थे और वो थी सहायक क्रिया। और उसके पहले जो शब्द आए थे वो थे हमारे मुख्य क्रिया, जिसके हमने मूल रूप भी देखे। मुख्य क्रिया का भी मूल रूप देखा और सहायक क्रिया का भी हमने यहाँ पे मूल रूप देखा। अब परीक्षा में आपको इस पे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला आपको प्रश्न आ सकता है, दिए गए वाक्य में सहायक क्रिया पहचानना और उसका मूल रूप लिखना। मतलब आपको सहायक क्रिया पहचानना भी है और साथ ही साथ उसका मूल रूप भी वहां पे आपको लिखना है। उदाहरण के तौर पे एक वाक्य हम देखते हैं, वे अंजुना बीच पहाड़ी पर चढ़े होंगे। वे अंजुना बीच पहाड़ी पर चढ़े होंगे, ये है हमारा वाक्य। यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? यहाँ पे क्या पहचानना है? हमें सहायक क्रिया पहचाननी है। तो सहायक क्रिया वाक्य के अंत में आती है, इसलिए होंगे क्या है? सहायक क्रिया। और इसका मूल क्रिया, मूल जो इसका शब्द है, मूल क्रिया क्या है इसकी? होना। दूसरा जो आपको प्रश्न यहाँ पे आ सकता है वो है, दी गई मूल क्रिया का वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करना। यहाँ पे आपको क्या करना है? मूल क्रिया का वाक्य में प्रयोग करना है और मूल क्रिया आपको यहाँ पे दी गई है लगना। क्या दी गई है? लगना। इस लगना जो शब्द है इसका आप उपयोग करेंगे वाक्य में। तो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे इसका, चांदनी में समुद्र समुद्र और भी सुंदर दिखने लगा। लगना का हमने क्या किया? लगा, परंतु उसका हमने प्रयोग किया है वाक्य में। तो उसको हमें सहायक रूप में दिखाना है, इसलिए हमें उसे वाक्य के अंत में ही प्रयोग में लाना पड़ेगा।
यहाँ पे कई बच्चे गलती कर देते हैं, जो हमें सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करना है जिस शब्द का, वो बीच में कहीं प्रयोग करते हैं, तो वो गलत माना जाता है। जब हम उसे सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं, तो उसे वाक्य के अंत में ही आपको लिखना पड़ेगा और उसका पूर्ण अर्थ भी प्राप्त होना चाहिए। ये 2 बातों का आप ध्यान परीक्षा के समय ज़रूर दें। बच्चों, यहाँ पे हमारा सहायक क्रिया समाप्त हुआ और हम अगले बिंदु की यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो है प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी हम परिभाषा देखते हैं, इसे समझते हैं पहले। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिए, क्रिया होना तो अवश्य है। वाक्य में 2 चीजें आवश्यक होती है, कर्ता होना चाहिए और क्रिया होनी चाहिए। कर्ता जो कर रहा है और क्रिया जो क्रिया हो रही है। ओके, जो एक्शन वहां पे हो रहा है, जैसे हम वर्ब कहते हैं, वो होना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमने देखा, जब कर्ता जो है स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित मतलब इंस्पायर करता है, इसलिए इसे हम प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं। प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है, या तो प्रेरित कर रहा है या तो किसी और से वो कार्य करवा रहा है। तो उस समय जो क्रिया उस वाक्य में प्रयोग में लाई जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाए, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम देख सकते हैं कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, अर्थ दोनों सेम ही है, एक जैसे ही है कि कर्ता जो है स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, परंतु वो किसी और से वही कार्य करवा रहा है। उन्हें क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। इनमें 2 कर्ता हैं। ओके, इसमें क्या होता है? 2 कर्ता होते हैं, एक जो किसी और से कार्य करवा रहा है और एक दूसरा जो कार्य करने वाला है। तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण इसके देख लेते हैं। प्राचार्य ने माली से संदेश भिजवाया। प्राचार्य ने माली से संदेश भिजवाया। दूसरा वाक्य है, माँ बच्चे को बोलना सिखाती है। माँ बच्चे को बोलना सिखाती है। वह चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा। अब यहाँ पे जो हमने उपयुक्त उदाहरण देखे हैं, उसमें भिजवाया, सिखाती है, खुलवा देगा प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो उदाहरण हमने देखे हैं, वहां पे देखिए, प्राचार्य और माली ये 2 कर्ता हैं, लेकिन प्राचार्य स्वयं काम नहीं कर रहे हैं, वो माली से वो काम करवा रहे हैं। इसीलिए जो वहां पे अंत में क्रिया आई है भिजवाया, ये कौन सी हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। माँ बच्चे को बोलना सिखाती है। माँ बच्चे को, 2 क्रियाएं देखिए, माँ है और एक बच्चा है। तो इसके अंत में जो क्रिया उपयोग में लाई जाएगी वो रहेगी प्रेरणार्थक क्रिया। वह चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा। किससे स्कूल खुलवा देगा? वो चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा। इसलिए यहाँ पे वह प्रथम कर्ता, चौकीदार द्वितीय कर्ता, वहां पे खुलवा देगा, ये जो क्रिया आई है, तो ये क्या कहलाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। अभी जो हमने उदाहरण देखे वही उदाहरण है फिर से। तो यहाँ पे सभी वाक्यों में 2-2 कर्ता हैं। जो भी आप वाक्य देख रहे हैं वहां पे 2-2 कर्ता है। प्रथम वाक्य में प्राचार्य और माली, ये 2 कर्ता है। दूसरे वाक्य में माँ और बच्चा, ये 2 कर्ता है। और तीसरे वाक्य में वह और चौकीदार, ये 2 कर्ता है। ओके, जिसने भिजवाया प्राचार्य, जिसने भेजा माली। ठीक है, किसने भिजवाया था? प्राचार्य ने भिजवाया था। और जिससे भेजा, जिसके द्वारा हमने भेजा है, वो है माली। जो सिखाती है वो है माँ और जो सीखता है वो है बच्चा। जो खुलवा देगा वह
हेलो, स्टूडेंट्स वेट। जो कर्ता कार्य करवाता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं। किसे प्रेरक कर्ता कहते हैं? जो कार्य करवाता है। प्रेरित कर्ता, जिसे कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है, जिसे कार्य करने की प्रेरणा देती है, मतलब हम जिससे कार्य करवाते हैं अथवा जिसके द्वारा कार्य संपन्न कराया जाता है, उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। जो कार्य करवा रहा है वो होगा प्रेरक कर्ता, और जो कार्य कर रहा है या जिसके द्वारा हम वो कार्य को संपन्न करा रहे हैं वो होता है प्रेरित कर्ता। जिस प्रकार कर्ता के दो भेद होते हैं उसी प्रकार क्रियाओं के दो रूप या दो कोटियां बनती हैं। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक हम देख लेते हैं। जब प्रथम कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित रहकर प्रेरणा देता है तब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिए, जब प्रथम कर्ता जो है वो भी अगर कार्य में सम्मिलित है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रथम प्रेरणार्थक कहेंगे। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अब देखिए, छात्र जो है वो अध्यापक जो है वो प्रथम करता है और छात्र जो है वो द्वितीय करता है। परंतु यहाँ पे अध्यापक भी उस कार्य में सम्मिलित हो रहा है, इसीलिए ये किसका उदाहरण हो जाएगा? प्रथम ऋणार्थक का उदाहरण है। माँ बच्चे को बोलना सिखाती है। माँ बच्चों को बोलना सिखा रही है। यहाँ पे जो माँ है प्रथम करता है और वो भी इस कार्य में सम्मिलित है, मतलब वो भी यहाँ पे कार्य कर रही है, इसलिए ये भी प्रथम प्रेरणार्थक का उदाहरण माना जाएगा। मैं सबको कविता सुनाता हूँ। मैं यहाँ पे स्वयं भी कार्य कर रहा हूँ और सब जो है वो है द्वितीय कर्ता, इसलिए यहाँ पे मैं सबको कविता सुनाता हूँ, तो यहाँ पे ये वाक्य किसका उदाहरण माना जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक। मैं बच्चों को रुलाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? बच्चों को रुला रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक का उदाहरण माना जाएगा, क्योंकि मैं जो प्रथम करता हूँ वो भी यहाँ पे सम्मिलित हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ। जब प्रथम कर्ता भी स्वयं कार्य में सम्मिलित हो या स्वयं कार्य करे तो उसे हम किसका उदाहरण मानेंगे? प्रथम प्रेरणार्थक का उदाहरण मानेंगे। इसके बाद द्वितीय प्रेरणार्थक, जहाँ प्रथम कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न रहकर प्रेरणा देता है, वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिए, पहले जो प्रथम प्रेरणार्थक था उसमें प्रथम कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित हो रहा था, और यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक में जो प्रथम कर्ता है वो कार्य में सम्मिलित नहीं होता, वो किसी और से कार्य करवाता है, तब हम उसे द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण मानते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण दिए हैं। वह चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा। वह चौकीदार से स्कूल खुलवा देगा। कौन खुलवाएगा? वह। तो प्रथम कर्ता वह है और किससे खुलवाएगा? चौकीदार से। मतलब वह जो है वो यहाँ पे कार्य में सम्मिलित नहीं हो रहा है, वह स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए यह उदाहरण किसका माना जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण माना जाएगा। सर्कस वाले जोकरों से लोगों को हंसवाते हैं। कौन हंसवाता है? सर्कस वाले। किसके द्वारा हंसवाते हैं? जोकरों द्वारा। मतलब लोगों को जो हंसाने का कार्य है वो कौन कर रहा है? जोकर कर रहा है। करवा कौन रहा है? सर्कस वाले करवा रहे हैं, लेकिन सर्कस वाले यहाँ पे स्वयं सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे स्वयं वो कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको भी हम प्रथम करता है यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, इसीलिए यह द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण है। राम अध्यापक से श्याम को पिटवाता है। राम प्रथम करता है, ओके, वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वह अध्यापक से श्याम को पिटवाता है, मतलब अध्यापक जो है द्वितीय करता है और कार्य कौन कर रहा है? द्वितीय कर्ता करता है, द्वितीय कर्ता कर रहा है, इसीलिए यह भी द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण है, क्योंकि प्रथम कर्ता राम है और राम यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा है। उसने शपथ पत्र नोटरी से लिखवाया। उसने, ये प्रथम करता है और नोटरी ये द्वितीय करता है, तो उसने का शपथ पत्र किससे लिखवाया? नोटरी से लिखवाया। उसने ये कार्य खुद नहीं किया है, मतलब प्रथम जो करता है उसने कार्य स्वयं नहीं किया है, इसीलिए यह जो है ये क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण है। देखिए, फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। प्रथम प्रेरणार्थक का मतलब प्रथम कर्ता यहाँ पे स्वयं कार्य
में सम्मिलित होता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ओके, यहाँ पे जो क्रिया आती है उसे हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया मानते हैं। जैसे पढ़ाया, सिखाती हूँ, सुनाता हूँ, रुलाता हूँ, ये प्रथम प्रेरणार्थक है क्योंकि यहाँ पे जो प्रथम करता है वो भी सम्मिलित है। द्वितीय प्रेरणार्थक, इसमें खुलवा देगा, हंसवाते हैं, पिटवाता है, लिखवाया, ये जो है ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है क्योंकि यहाँ पे प्रथम कर्ता जो है कार्य में सम्मिलित नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो देगा, हंसवाते, पिटवाया, लिखवाया, ये सब क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए बच्चों, ये आपको बहुत काम आएगा। यहाँ पे मूल क्रिया दी है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप दिया है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप भी इसके साथ-साथ दिया है। तो आपको ये परीक्षाओं में या आपको उदाहरण लिखते समय, वाक्य लिखते समय ये उपयोग में आएंगे, तो इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए। यहाँ पे मैं 1-2 आपको पढ़ के बताता हूँ। रोना, रुलाना, रुलवाना। रोना जो है मूल क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप में वो रुलाना आती है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में वो रुलवाना आती है। जब हम कार्य किसी और से करवाते हैं तब वो रुलवाना आएगा और जो कार्य में प्रथम कर्ता स्वयं सम्मिलित होगा तब वहां पे रुलाना आएगा। उड़ना मूल क्रिया, उड़ाना, उड़वाना। प्रथम कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित है तो उड़ाना आएगा और प्रथम कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित नहीं है तो वहां पे उड़वाना आएगा। चमकना मूल क्रिया, चमकाना प्रथम प्रेरणार्थक और चमकवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। समझना, समझाना, समझवाना। गिरना, गिराना, गिरवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। लगना, लगाना। प्रथम क्रिया है, मूल क्रिया है, वो है पहले पंक्ति में दी है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप उसके बाद दिया हुआ है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप उसके बाद दिया हुआ है। चलना, चलाना, चलवाना। इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण हमने दिए हैं, जो आपको परीक्षाओं में या वाक्य बनाते समय आसानी से आप समझ भी सकें और उसका प्रयोग कर सकें। तो यहाँ पे इस सब का आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। मैंने स्कूल से लौट कर वह सब कर डाला। तो जो डाला है वो क्या है, अंतिम शब्द है, तो वो होगा सहायक क्रिया। गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जो दिया है वो क्या है, अंतिम शब्द है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या रहेगी, दिया। तो आप इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट निकालिए या आपको आप स्वयं करना है और आपके जो स्कूल के अध्यापक हैं हिंदी विषय के, उन्हें आपको ये लिख के भेजने हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ, काकी घटनास्थल पर आ पहुंची। पहुंची अंतिम शब्द है, इसलिए पहुंची क्या होगा, यहाँ पे सहायक क्रिया कहलाएगी। वैसे ही आपको इसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसके उत्तर लिख के सहायक क्रिया पहचान के आपको आपके अध्यापकों को, हिंदी के अध्यापक को ये व्हाट्सएप के द्वारा भेज दीजिएगा। और कुछ प्रश्न है, इनके भी आप स्क्रीनशॉट निकालिए। धन्यवाद बच्चों। हेलो मयूर Yes, sir. सर। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. वेलकम सर। Yes. Samina teacher. Hello. यस सर। Yes, sir. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं टीचर, 10:45 को लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, यस सर। यस स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं, उसके बाद साइंस 2 का लेक्चर होने वाला है जो कि समीना टीचर पढ़ा रहे हैं। हम जुड़ते हैं 10:45 को। थैंक यू।